विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया है। परंतु वास्तव में जो कीमत प्रभाव है, दो प्रभावों का सम्मिलित परिणाम होता है, यानी आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का सम्मिलित प्रभाव कीमत प्रभाव होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग पर पड़ने वाले कुल प्रभावों को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। प्रथम तो एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वह पूर्व की इकाइयाँ कम मुद्रा में ही उपभोग कर सकता है। इस प्रभाव को हम आय प्रभाव कहते हैं। दूसरा, जिस वस्तु की कीमत में कमी आती है उसका सापेक्षिक मूल्य कम हो जाने से अगर अन्य बातें स्थिर रहे, है ना, पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है, इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इसको एक सूत्र के रूप में या एक समीकरण के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि PE इजिकल टू IE प्लस SE। PE का ई का मतलब है प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव, बराबर होता है इनकम इफेक्ट IE यानी आय प्रभाव प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के। तो कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का संयुक्त परिणाम होता है। इनको जो कीमत प्रभाव को है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव विभक्त दोनों में बांटने के लिए प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर स्लेटस्की दोनों ने अलग अलग मेथड दिए हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम दोनों मेथड को लेंगे। पहले हम लेते हैं हिग्स के आय प्रभाव को। जो प्रोफेसर हिग्स की विधि है, उन्होंने जो आय प्रभाव विभक्त करने की विधि बताई है उसको हम सबसे पहले लेंगे। इसके लिए हम इस रेखा चित्र का सहारा लेंगे। आप इस रेखा चित्र को देखिए, इसमें एक निश्चित आय पर कीमत रेखा जो है वो AB होने पर उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के R बिंदु पर संतुलन में होता है और वह X वस्तु की OQ मात्रा खरीदता है। पर जब Y वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पर X वस्तु की कीमत घट करके AB 1 हो जाती है, यानी जैसे X वस्तु की कीमत घट जाती है तो नई कीमत रेखा AB 1 हो जाती है, तो उपभोक्ता IC2 तटस्थ वक्र के T बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ जाता है, जहां AB1 कीमत रेखा IC2 के को स्पर्श करती है और जहां उपभोक्ता कि उसी आय स्तर पर X वस्तु की अधिक मात्रा, अब वो AQ की तुलना में AQ2 उपभोग कर उच्च संतुष्टि के स्तर यानी IC2 पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से कीमत में कमी से उपभोक्ता की X वस्तु की मांग मात्रा में संपूर्ण वृद्धि यानी Q बिंदु से लेकर के Q2 तक कीमत प्रभाव को बतलाती है। अब X वस्तु की कीमत में गिरावट उपभोक्ता को R बिंदु से ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के T बिंदु पर ले जाती है ना। तो यह R से T तक जो चलन का प्रभाव है वो है दो भागों में बांटा जा सकता है। R से T तक क्या है? R से T तक कीमत प्रभाव है। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कि तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के बिंदु R से S बिंदु है ना, जब उपभोक्ता R से S बिंदु पर आता है यानी संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहता है, जैसा कि हमने प्रतिस्थापन प्रभाव में देखा है कि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है लेकिन उसका संतुष्टि का स्तर वही बना रहता है। तो R से S बिंदु तक जब उपभोक्ता आता है तो इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में हुई वृद्धि को प्रभावहीन करने के लिए प्रोफेसर हिग्स के अनुसार मौद्रिक आय को उस मात्रा के बराबर हमें घटाना पड़ेगा जो उपभोक्ता को उसके पूर्व तटस्थ वक्र IC फर्स्ट पर ही बनाए रख सके। इसके लिए नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर एक रेखा हमें LM खींचनी होगी जो प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC वक्र को कहीं स्पर्श करे और वो इसे S बिंदु पर स्पर्श करती है, जो ये बताती है कि मौद्रिक आय AL के बराबर कम हो गई है और इससे उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC
फर्स्ट के बिंदु S पर उसी संतुष्टि स्तर पर है जिस पर वह कीमत में कमी से पूर्व था। कमी से पूर्व R बिंदु पर था, जो तटस्थ वक्र फर्स्ट पर है, IC फर्स्ट पर, और कमी के बाद भी वो S बिंदु पर है और S बिंदु भी IC फर्स्ट पर है, यानी उसके संतुष्टि के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के R बिंदु से S बिंदु तक उपभोक्ता का जाना प्रतिस्थापन प्रभाव को बतलाता है। इसमें X वस्तु की मांग मात्रा जो है वो Q से Q1 बढ़ जाती है ना। अब दूसरा क्या होता है कि तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के बिंदु S से ऊंचे तटस्थ वक्र यानी IC2 के T बिंदु तक जाना I प्रभाव है ना। इस ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर हिग्स के अनुसार यदि मौद्रिक आय AL के जो तुल्य कमी को उपभोक्ता को हम वापस कर दें, जो कमी की थी वो उपभोक्ता को वापस कर दें, तो वो नीचे तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के S बिंदु से, क्योंकि जैसे ही हम उसकी आय उसको वापस देंगे तो LM के समानांतर ऊपर नई कीमत रेखा बनेगी जो AB1 होगी। तो अब उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के S बिंदु से ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के T बिंदु पर पहुंच जाएगा और मांग Q1 Q2 के बराबर बढ़ जाएगी। यह I प्रभाव कहलाता है और S और T को मिलाने वाली रेखा ICC होगी, यानी इनकम कंजप्शन वक्र, I उपभोग वक्र, और R और T बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PCC होगी, जो कीमत प्रभाव को बताती है, कीमत उपभोग वक्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कुल कीमत प्रभाव है वो R से T तक है, यानी Q से Q2 तक मात्रा में परिवर्तन होता है। अब ये जो मात्रा में परिवर्तन है वो R से S तक प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसलिए मात्रा में जो परिवर्तन आएगा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वो Q से Q1 तक होगा, और जो I प्रभाव के कारण परिवर्तन आएगा वो Q1 से Q2 तक होगा। तो इस प्रकार से OQ2 इजिकल टू OQ1 प्लस OQ1 प्लस Q1 Q2। तो इस प्रकार से कुल जो मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा वो Q2 के बराबर आएगा। तो ये प्रोफेसर हिग्स का मेथड है जिसमें वो I प्रभाव को कीमत प्रभाव को I प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करता है या अलग अलग करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेसर स्लेटस्की की विधि में और फिर देखेंगे कि दोनों में क्या परिवर्तन है या क्या अंतर है। कीमत प्रभाव को I प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने के लिए रूसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्लेटस्की की जो विधि है वो हिग्स की विधि से थोड़ी सी भिन्न है। जहाँ हिग्स की विधि में किसी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता प्रारंभिक तटस्थ वक्र के एक संतुलन से दूसरे संतुलन बिंदु पर खिसक जाता है ना, जबकि स्लेटस्की विधि में उपभोक्ता की आय स्थिर रहते हुए भी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता पहले के मुकाबले ऊंचे तटस्थ वक्र पर संतुलन में होता है, तो अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि में पहुंच जाता है। केवल यही अंतर है, यानी हिग्स और स्लेटस्की के मेथड में केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का ही अंतर है। देखते हैं हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से। ये रेखा चित्र जो आपके सामने है ना, इसमें उपभोक्ता जो प्रारंभ में है उसकी जो प्रारंभिक संतुलन स्थिति है वो AB कीमत रेखा के R बिंदु पर होती है ना, और वो तटस्थ वक्र IC फर्स्ट के द्वारा X वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है ना। इस मात्रा से स्पष्ट है कि जबकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय और Y वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए X वस्तु की कीमत घटती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो नई कीमत रेखा बनेगी वो होगी AB1, और उपभोक्ता पहले के मुकाबले ऊंचे तटस्थ वक्र पर IC3 के T बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है। अतः R से T बिंदु तक जो है वो कीमत प्रभाव होगा। यहां तक हिग्स और स्लेटस्की के मेथड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें वह अब X वस्तु की मांग मात्रा OQ1 से बढ़ करके OQ3 पर पहुंच जाती है और उपभोक्ता की वस्तु X की मांग की मात्रा जो है वो Q1 Q3 की वृद्धि हो जाती है। तो X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है ना। तो इसे में प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए वास्तविक आय में वृद्धि को नष्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हिग्स भी करता है, अर्थात उपभोक्ता की मौद्रिक आय को हमें घटाना होगा। प्रोफेसर स्लेटस्की के अनुसार उपभोक्ता की मौद्रिक आय को हमें उतना घटाना चाहिए ताकि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं X और Y के प्रारंभिक
बिंदु है ना, जो पुराना उसका बिंदु था संतुलन का, जो आर बिंदु था, उसको भी खरीद सके। अब यहाँ अंतर है, यहाँ हिक्स ये नहीं कहता है कि वो पुराने बिंदु को खरीदे, हिक्स केवल ये कहता है कि वो संतुष्टि के पुराने स्तर पर ही बना रहेगा, जबकि स्लटस्की ये कहता है कि हम उसे ये मौका दें कि वो पुराने संतुलन के बिंदु जो है, जो आर बिंदु है, उसको भी प्राप्त कर सके, क्योंकि आर दोनों वस्तुओं के संयोग संतुलन संयोग को बतलाता है। तो आर बिंदु से गुजरती हुई एक नई कीमत रेखा एल एम है ना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये डॉट 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 वाली जो लाइन है उसको हमने बनाया है। एल एम नई कीमत रेखा ए बी वन के समानांतर खींची जाएगी। ए बी वन यानी ऊपर वाली रेखा के, जहाँ टी बिंदु स्पर्श कर रहा है, जो अपेक्षाकृत उच्च तटस्थता वक्र IC2 को एस बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखिए, अब ये जो रेखा हमने खींची है, इसमें उपभोक्ता आर बिंदु को भी प्राप्त कर सकता है और एस बिंदु को भी प्राप्त कर सकता है। चूंकि एस बिंदु जो है IC2 यानी ऊंचे तटस्थता वक्र पर है, इसलिए उपभोक्ता पुराने बिंदु आर को प्राप्त नहीं करके एस बिंदु को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उससे संतुष्टि का स्तर बढ़ता है और इससे उपभोक्ता नए संतुलन में दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक जो मात्रा है को नहीं खरीद करके एक्स वस्तु के सस्ती हो जाने पर एक्स वस्तु का वाई वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन करेगा। इस प्रकार से प्रारंभिक साम्य की स्थिति आर से संतुलन की नई काल्पनिक स्थिति एस तक के चलन को हम स्लटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो केवल प्रतिस्थापन प्रभाव में ही अंतर है हिक्स और स्लटस्की के, यहाँ हमें समझ लेना चाहिए। हिक्स तो कहता है कि पुराने तटस्थ वक्र पर भी रहेगा, IC1 पर ही रहेगा, जबकि स्लटस्की कहता है कि नहीं, उसे हम पुराना संतुलन बिंदु प्राप्त करने भी देंगे, लेकिन वो नया संतुलन बिंदु एस भी प्राप्त कर सकता है जो ऊंचे तटस्थ वक्र पर है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना चाहेगा। तो इस प्रकार से जो चलन है इनका आर से एस तक जो उपभोक्ता आएगा, ये उसका प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाएगा। अब प्रोफेसर स्लटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, उपभोक्ता को अपने प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC1 के मुकाबले ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के नए संतुलन बिंदु एस तक जाने का जो है मौका देता है, जो अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि का सूचक है। यदि उपभोक्ता को पुनः मौद्रिक आय में की गई AL है ना, ये ए और नीचे डॉट डॉट लाइन तक का जो अंतर है, एल के बराबर हम वापस कमी कर दी जाए, तो उपभोक्ता काल्पनिक साम्य की स्थिति एस बिंदु से भी ऊंचे तटस्थता वक्र IC3 की अंतिम साम्य अवस्था की स्थिति टी बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से एस से टी बिंदु तक उपभोक्ता का जाना आई प्रभाव को बताता है। तो इस प्रकार से जो है आर से टी बिंदु तक स्लटस्की के अनुसार कीमत प्रभाव है, जिसमें एक्स की मात्रा में Q1 Q3 की वृद्धि होती है, और R से S तक उपभोक्ता का जाना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा, जिसमें वस्तु की मांग मात्रा में Q1 Q2 के बराबर वृद्धि होगी। तीसरा फिर S से T बिंदु तक जाना I प्रभाव कहलाएगा, जिसमें X वस्तु की मात्रा में परिवर्तन Q2 Q3 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा वस्तु Y की कीमत के स्थिर रहते हुए अगर X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता X की अधिक मात्रा क्रय करेगा, और X वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होने से वह X वस्तु को Y वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन कर पहले की अपेक्षा ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाएगा। साथ ही कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होने से वह वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय कर सकने के कारण और भी ऊंचे तटस्थता वक्र IC3 के टी बिंदु पर अंतिम संतुलन में होगा, जिससे X वस्तु की मांग मात्रा में कुल मिलाकर के Q1 Q3 के बराबर वृद्धि होगी, जो कीमत प्रभाव के बराबर होगी। तो इस प्रकार से प्रोफेसर हिक्स और स्लटस्की दोनों के मेथड हमने देख लिए हैं, और मोटे तौर पर जो है इनमें जो अंतर है ना, वो थोड़ा सा है कि प्रोफेसर हिक्स तथा प्रोफेसर स्लटस्की दोनों ने कीमत प्रभाव को आई प्रभाव और प्रतिस्थापन में विभाजित करने का प्रयास किया है, किंतु दोनों की रीतियों में जो प्रमुख अंतर है वो केवल प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में ही है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए यदि वस्तु X की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उतनी ही मात्रा में कमी या वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता अपने
प्रारंभिक तटस्थ वक्र यानी आईसी फर्स्ट पर पहुंच जाए, अर्थात उसका संतुष्टि का स्तर वही बना रहे। परिणाम स्वरूप हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव प्रारंभिक तटस्थ वक्र पर नए संतुलन बिंदु तक चलन को दर्शाता है, केवल उसी तटस्थ वक्र पर नए बिंदु पर, जैसा कि हमने हिग्स के मेथड में देखा था, वो आर से एस बिंदु तक जाता है। जबकि प्रोफेसर स्लेटस्की के अनुसार अन्य बातें समान रहते हुए यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि होती है, जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में उतनी ही मात्रा में कमी या वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता एक्स तथा वाई के प्रारंभिक संयोग को खरीदने के साथ साथ पहले की अपेक्षा ऊंचे तटस्थता वक्र पर नए संतुलन को प्राप्त कर सके। जैसा कि हमने स्लेटस्की के मेथड में बताया था, वो आर से एस बिंदु पर जाता है, लेकिन वो तटस्थता वक्र के फर्स्ट से तटस्थता वक्र सेकंड पर यानी ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है, जो ज्यादा संतुष्टि का सूचक है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की मांग मात्रा अधिक होती है। जहां प्रोफेसर हिग्स जो है प्रतिस्थापन प्रभाव व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से व्यर्थ एवं खाली है, वहीं प्रोफेसर स्लेटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत उपभोक्ता की मौद्रिक आय में क्षतिपूरक परिवर्तन को सरलता से निर्धारित करना संभव होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त किया जा सकता है, और प्रोफेसर हिग्स और स्लेटस्की दोनों ने किस प्रकार से इनको विभक्त किया है और दोनों में क्या अंतर है। तो जो प्रमुख अंतर है वो हमें ध्यान रखना है, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का ही अंतर है। प्रोफेसर हिग्स प्रतिस्थापन प्रभाव की स्थिति में संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहते हैं, जबकि प्रोफेसर स्लेटस्की के अनुसार वो ऊंचे संतुष्टि के स्तर पर जाता है।